नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण विषय है जन्म कुंडली का। जब भी विश्लेषण करेंगे तो पुरुष की कुंडली में, पुरुष जातक की जन्म पत्रिका में हम विदुर योग उसकी जन्म पत्रिका में है या नहीं, यह जानेंगे। और इसे जानने के 7 महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उनको आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक टॉपिक को। विधुर का अर्थ हम समझें तो विधुर का अर्थ होता है कि ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी मर गई है, जिसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही है, उस पुरुष को विधुर कहा जाता है। तो यहाँ पर यह एक बहुत ही कष्टकारक एक पुरुष के लिए स्थिति होती है जब वह विधुर होता है। और अगर उसके जीवन में उसकी जन्म पत्रिका उसको बताती है कि उसके कहीं ना कहीं इस प्रकार का योग है, तो वहां उसको सावधान हो जाना चाहिए। तो हम उन्हीं योगों की आज चर्चा करेंगे जिनमें आप उन जन्म पत्रिकाओं को देख सकते हो, और अगर कोई ऐसा योग है तो फिर उसका आप सही से समाधान करने में भी अपने आप को समर्थ पाओगे। देखिए, यदि किसी पुरुष की पत्रिका में गुरु और शुक्र के साथ कोई पापी ग्रह हो और पंचम और अष्टम भाव का स्वामी बैठे, कोई पापी ग्रह हो साथ ही साथ पंचम या अष्टम भाव का स्वामी बैठे, पंचम भाव का स्वामी भी गुरु या शुक्र के साथ अच्छा नहीं माना जाता। तो पंचम भाव और अष्टम भाव का स्वामी यदि बैठे तो पत्नी की मृत्यु उसके सामने होती है। देखिए, स्त्रियां तो इसको सौभाग्यशाली योग कहेंगी, क्योंकि स्त्रियों का मानना ये होता है कि उनकी मृत्यु पति से पूर्व होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक पुरुष के लिए यह एक कष्टकारक योग है जिसमें गुरु और शुक्र, मानकर चलिए हम यहाँ पर गुरु को विराजित करते हैं। देखिए, इस जन्म पत्रिका में लेते हैं हम, यहाँ पर मानकर चलिए यहाँ पर गुरु विराजित है, कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है, गुरु विराजित है और शुक्र विराजित है। गुरु हो या शुक्र हो, ध्यान देना क्या है, गुरु और शुक्र इनके साथ में कोई पापी ग्रह बैठ जाए। चलिए, इसके साथ में राहु को और यहां पर हम केतु को विराजित कर देते हैं। कोई पापी ग्रह बैठ जाए, साथ ही साथ पंचम और अष्टम भाव का स्वामी भी बैठ जाए। पंचम यानी कि मंगल बैठ जाए, या तो यहां भी मंगल बैठ सकते हैं या यहां भी बैठ सकते हैं। साथ ही साथ अष्टम भाव के स्वामी कौन होते हैं, यहां पर शनि बैठ जाए, या ये एक साथ हो, कैसी भी स्थिति बने, कुल मिलाकर हमें इनका संबंध स्थापित करना। ये यदि सभी संबंधित हो जाएं तो यहां पर उस पुरुष के सामने ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब बात करेंगे हम दूसरे सूत्र की। दूसरा सूत्र है कि यदि सप्तम भाव में कोई पापी ग्रह हो, सप्तम भाव ये है, पापी ग्रह कौन, सूर्य हो गया, मंगल हो गए, क्षीण चंद्रमा भी पापी ग्रह में आते हैं, सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि, ये सब पापी ग्रह हैं। तो यदि यहां पर सप्तम भाव में कोई भी पापी ग्रह बैठ जाए और उस पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि हो, उस पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि हो, मानकर चलिए यहां पर मंगल विराजित हो जाए और यहां पर राहु बैठे हैं, 1 2 3 4 5, राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि कहां पर, सप्तम भाव पर गई, मंगल को देखा, पापी ग्रह एक बैठ गया और दूसरे उस भाव को एक अन्य पापी ग्रह देखता है।
दोनों स्थितियां, पापी ग्रह बैठे हों और साथ ही साथ पापी ग्रह देखे भी उस भाव को, पापी ग्रह बैठे हों और पापी ग्रह देखे भी। फिर बात आती है कि जो शुक्र हैं, जो कारक हैं सप्तम भाव के, पुरुष की कुंडली में वह द्विस्वभाव राशि में बैठे हों। देखिए ये जितनी यहाँ पर अब आप देख पा रहे होगे जो केंद्र में दे रखी हैं सब चर राशियां हैं, और दूसरे नंबर ये स्थिर राशियां, और ये तीसरे नंबर की जो यानी कि 3, 3, 6, 9 और 9 और कौन सी होगी 12, ये द्विस्वभाव राशि हैं। अब इनमें से किसी भी राशि में अगर शुक्र बैठ जाए, वैसे शुक्र यहाँ उच्च के होंगे, यहाँ बैठ जाएं शुक्र, यहाँ पर बैठ जाएं शुक्र, यहाँ पर शुक्र बैठ जाएं इस राशि में, जहाँ नंबर लिखे हुए हैं उन पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर शुक्र बैठ जाएं, इन राशियों में शुक्र बैठ जाए। अब यह स्थिति यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका में बनेगी तो ये माना जाता है कि उस स्त्री का जो मरण है उसके पति के समक्ष ही होता है। ये पुरुष की कुंडली में योग बनेगा, ये आप ध्यान रखिए, ये पुरुष की कुंडली में योग बने। तो तीसरे सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सूत्र है कि यदि मंगल अष्टम भाव में किसी अग्नि राशि में बैठा हो, अग्नि राशि जैसे कि अग्नि राशि धनु राशि होगी, सिंह राशि होगी, ये अग्नि तत्व राशियां हैं। तो अग्नि तत्व राशि में यदि जैसे हम मानकर चलिए यहाँ पर हम ये लेते हैं वृश्चिक, ये जल तत्व है, यहाँ हम मेष राशि अग्नि तत्व राशि है, अगर ये अष्टम में है तो कहने का अर्थ है कि यदि मंगल अष्टम में किसी अग्नि राशि में बैठे, तो यहाँ मेष राशि में बैठ गए, अग्नि राशि, अग्नि राशि में बैठ गए हैं मंगल, और राहु की दृष्टि उसके ऊपर अगर है, अगर यहाँ अष्टम में अग्नि राशि यहाँ पर हो और उसमें कौन बैठ जाए, मंगल, और साथ ही साथ राहु की दृष्टि इस अष्टम भाव पर हो, 1, 2, 3, 4, 5, राहु यहाँ बैठेंगे तब अष्टम को देखेंगे, 6, 7, 8, 7 यहाँ बैठेंगे तब अष्टम को देखेंगे, 8, 9 यहाँ बैठेंगे द्वादश में तब ये अष्टम को देखेंगे, राहु द्वादश में होंगे तब अष्टम को देखेंगे, जब दूसरे भाव में होंगे तब अष्टम को देखेंगे, जब चतुर्थ भाव में होंगे तब अष्टम को देखेंगे। ये तीनों स्थितियां यहाँ पर हमको दर्शा रही हैं कि ये क्या है, ये मंगल को देखेंगे। यदि किसी पुरुष जातक की जन्म पत्रिका में यह स्थिति बनती है तो उसके समक्ष, यानी कि ये मानिए कि उसके जीवन काल में ही उसकी पत्नी की जो मृत्यु होगी, उसकी भार्या की जो मृत्यु होगी, मरण होगा, वह जो मरण होगा तो वहां पर आग में जलकर उसकी मृत्यु होती है। आग में जलकर अग्नि में किसी भी कारण से वह स्त्री जलेगी और वहां पर उसकी मृत्यु के योग बनेंगे। यहां आप इसको स्पष्ट समझ लीजिए। 3 सूत्र हम बता चुके हैं आपको। 3 सूत्र आप देखिए कहां किसकी जन्म पत्रिका में ऐसे बने और उनके यह जो हमने बताया ऐसा हुआ। बढ़ते हैं हम चौथे सूत्र की तरफ। शुक्र का नववांश, शुक्र का नववांश कौन सा होगा, जब नववांश कुंडली देखेंगे और वहां पर तुला राशि दिखे आपको, और दूसरी राशि कौन सी है इनकी, वृषभ राशि, वृषभ राशि दिखे, तुला दिखे, वृषभ राशि दिखे, तो ये शुक्र के नववांश हो गए। या फिर हम देखें जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में अगर शुक्र बैठा हो और सप्तमेश पंचम भाव में बैठा हो तो उस पुरुष को अपनी पत्नी का की मृत्यु का कष्ट झेलना होता है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ, किसी को भी हम यहाँ पर ले सकते हैं नववांश, अगर ले सको कि नववांश में शुक्र के नववांश या सप्तम भाव में कौन, सप्तमेश पंचम भाव में बैठे हो, सप्तम भाव में शुक्र बैठा हो, शुक्र के नववांश में शुक्र बैठा हो, या सप्तम भाव में कौन बैठा हो, शुक्र बैठा हो, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर शुक्र को विराजित कर देते हैं और ये पंचम
जो इनका पंचम भाव है, पंचम भाव में सप्तमेश जो गुरु हैं वो यहाँ बैठ जाते हैं। यह स्थिति भी आप समझ लीजिए, यह स्थिति भी जातक के विधुर होने का योग है। उसके जीवन काल में ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए, अगला सूत्र है, यदि दूसरे भाव, क्योंकि दूसरा भाव किसका है, कुटुंब का भाव है, और सप्तम भाव भार्या का या कलत्र भाव है, इन भाव के स्वामी किसी त्रिक स्थान पर अगर बैठ जाएं, जैसे यहां पर गुरु हुए कौन, या तो शुक्र दूसरे भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी। अब शुक्र मानकर चलिए यहां पर बैठ गए जन्म पत्रिका में, और सप्तमेश कौन हो गए, गुरु। गुरु भी इन्हीं भावों में से कहीं बैठ जाएं, यहां बैठ जाएं, यहां गुरु बैठ जाएं, गुरु यहां बैठ जाएं, क्योंकि यहां हम दिखा रहे हैं सप्तमेश, और द्वितीय शुक्र यहां बैठे, शुक्र या फिर यहां बैठे, साथ बैठना आवश्यक नहीं है, लेकिन इन भावों में से दोनों ही त्रिक भाव में बैठे 6, 8, 12 में, तो भी उस जातक के जीवन काल में ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, उसकी पत्नी का मरण हो जाता है। स्त्री मरण का योग उस जातक की जन्म पत्रिका में बनता है। आगे एक सूत्र और समझ लेते हैं। सूत्र, ये छठा सूत्र है कि यदि छठे भाव में मंगल हो, यदि छठे भाव में मंगल हो और सप्तम भाव में राहु हो और अष्टम भाव में शनि हो, यहां पर मंगल, यहां पर नंबर क्या लिखे हुए हैं उसको आप ध्यान नहीं दोगे, नंबरों को आप ध्यान नहीं दोगे। जैसे यहां देखिए क्या कहा गया है कि मंगल कहां हो, छठे भाव में हो, राहु कहां हो, सप्तम भाव में हो, और शनि कहां हो, अष्टम भाव में। ये भाव पूरी तरह से पीड़ित हो गया सप्तम भाव। राहु कहां बैठ गए, सप्तम भाव में, उससे एक भाव पहले सप्तम के द्वादश में मंगल बैठ गए, सप्तम के दूसरे में शनि बैठ गए। यह जो स्थिति है 6, 7, 8 मंगल राहु शनि, यदि ऐसे बैठते हैं, ऐसे विराजित होते हैं किसी पुरुष की जन्म पत्रिका में, तो वहां पर उसके समक्ष यानी कि उसके जीवन काल में ही उसकी जो पत्नी है, पत्नी की मृत्यु, उसको उसकी पत्नी की मृत्यु होती है, उसको पत्नी की मृत्यु का जो कष्ट है ये सहना होता है। आगे बात करते हैं। अगला सूत्र है कि, और ये अंतिम सूत्र है आज के इस कार्यक्रम का, स्त्री का जन्म नक्षत्र। बड़े ध्यान से सुनिए आप, स्त्री का जन्म नक्षत्र से पुरुष के जन्म नक्षत्र को आपको काउंट करना है, गिनना है, तथा उसी प्रकार पुरुष के नक्षत्र से स्त्री का नक्षत्र भी आपको गिनना है। पहले क्या करना है, पुरुष के नक्षत्र से जो उसकी स्त्री है उसका नक्षत्र आप काउंट करोगे, उसके बाद में स्त्री के नक्षत्र से पुरुष के नक्षत्र को भी काउंट करोगे, गिनोगे, ठीक है। अलग अलग जो संख्या है उस संख्या को क्या करोगे, जो भी संख्या है उसको 7 से आपको गुणा कर देना है, 7 से गुणा कर, और उसमें 28 का जो भी आए उसमें 28 का भाग दे देना है, उसमें 28 का भाग दे देना है। यदि स्त्री से पुरुष की संख्या अधिक हो, यदि स्त्री से पुरुष की संख्या अधिक हो तो स्त्री का मरण पहले, और यदि पुरुष से स्त्री के नक्षत्र वाली संख्या अधिक आती है तो पुरुष का मरण पहले होता है। यह सूत्र बहुत सटीक है और ये निश्चित रूप से आप इसको देखोगे, निश्चित फलादेश इसके आधार पर बहुत हद तक सफल होता है। तो ये हमने आपको सूत्र बताए, आपको जानकारियां दी कि किस तरीके से किसी पुरुष की जब भी जन्म पत्रिकाओं का मिलान करते हैं तो इन सब बातों का विश्लेषण करना चाहिए, ताकि, और अगर इनसे संबंधित आपको कोई दोष दिखे तो उस दोष का, संबंधित ग्रह का
उपाय अवश्य कराना चाहिए। यदि मंगल की पीड़ा दिख रही हो तो मंगल के उपाय आपको कराने चाहिए। यदि शनि से पीड़ित सप्तम दिख रहा हो तो शनि के उपाय कराने चाहिए, उसकी शांति करानी चाहिए। इसी तरीके से जिस ग्रह से भी जो पीड़ा आपको दिखे उस पीड़ा का समन उसकी दशा, अंतर्दशा, महादशा आदि जो भी होगी उसके आधार पर करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह विषय समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ ये नक्षत्र का जो पॉइंट है इसको अगर मैं समझा दूं कि नक्षत्र कैसे कैसे, तो हम अश्वनी नक्षत्र से प्रारंभ करते हैं। अश्वनी अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, इस तरीके से मान के चलिए किसी लड़के का नक्षत्र अश्वनी है और उसकी पत्नी का अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य मान के चलिए पुष्य नक्षत्र है। तो यहाँ पर हमको ये स्त्री का हो गया, ये पुरुष का। तो पुष्य से आगे जब घूम कर जाएंगे तब वहां पर काउंट करेंगे। स्त्री का जब काउंट करेंगे तो उससे आगे के नक्षत्र तक जो अश्वनी का आएगा उसको लेंगे, और पुरुष को कहाँ से लेंगे? अश्वनी से शुरू करके यहाँ तक। तो और जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, डिवाइड करेंगे 28 से, मतलब 28 से, और उसके बाद जो भी निकलेगा, अगर इसका ज़्यादा आता है पुरुष से स्त्री का तो उसका जो मैंने फल बताया, और जो स्त्री का ज़्यादा आता है तो उसका अलग फल है। ठीक है, यहाँ पर उन फलों के आधार पर आप ये विश्लेषण कर सकते हो। कैलकुलेशन पार्ट मैंने आपको बता दिया। चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये विषय आपको समझ में आया होगा। और भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय